साल था 1999। कारगिल वार चल रहा था। इंडियन आर्मी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी फौज से लड़ रही थी। 26 मई थी। रात के कोई 9:30 बजे थे। इंडियन आर्मी के तब चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। मलिक जी के सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फोन की घंटी बज उठती है। दूसरे छोर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सचिव अरविंद दवे थे। दवे ने जनरल मलिक को बताया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के दो ऊंची चोटी के जर्नलों के बीच एक बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत में एक जनरल चीन की राजधानी बीजिंग में बैठा है और दूसरा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। अरविंद दवे ने जनरल मलिक को दोनों के बीच की बातचीत के कुछ अंश पढ़कर भी सुनाए। मलिक ने कहा कि वो इस फोन बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट तुरंत मुझे भेजे। आप इन टेलीफोन नंबरों की रिकॉर्डिंग करना जारी रखें। यानी ये बातचीत सुनकर साफ हो चुका था कि चाइना में बैठा पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ था और इस्लामाबाद में बैठा पाकिस्तानी अधिकारी जनरल अजीज। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी और आज ये किस्सा इसलिए क्योंकि आज 26 जुलाई है। ये तारीख भारत के लिए आज से बेहद अहम है क्योंकि यही वो दिन है जब कारगिल की जंग में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने के बाद भारतीय सेना और देश ने विजय का दिवस मनाया था। लेकिन ये जो फोन कॉल थी, इसका भी इस युद्ध की जीत में एक बड़ा अहम योगदान रहा। हालांकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठकर जिस भारतीय जासूस ने कॉल टैप की थी वो आज तक सीक्रेट है। दरअसल हुआ ये था कि सत्ता में आए अटल जी एक दूरदर्शी रणनीति के तहत पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश करने चले थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी 1999 में बस से लाहौर पहुंचे। ढोल नगाड़े बजे। 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है कि जल्द ही दोनों देश कश्मीर समेत सभी मामले मिल बैठकर सुलझा लेंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी तक दी गई। लेकिन ये सब पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों पर पर्दा डालने के लिए कर रहा था। एक और वह भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ उसकी सेना भारत पर हमले की साजिश रच रही थी। लेकिन इस समझौते से पहले भी इस देश में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, जहां यह तय हुआ था कि विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा। जहां यह भी तय हुआ था कि कारगिल के वो इलाके जहां सर्दियों में तापमान 30 से 40 डिग्री चला जाता है, दोनों देशों की सेनाएं अक्टूबर के आसपास अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर वापस चली आएगी। समझौते के तहत जैसे ही 1998 की सर्दियों में भारतीय सेनाएं वापस लौटी, लेकिन पाकिस्तानी सेना इस समझौते को नकार बैठी और भारतीय पोस्ट पर कब्जा करके बैठ गई। इनका प्लान था लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा करना, जिसे सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा कर सके। अब बात 2 मई 1999 की, जिस वक्त उत्तर भारत मई के महीने की लू के थपेड़ों से जल रहा था, वहीं हाड़ कपा देने वाली ठंड में उसी इलाके में रहने वाले तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे का उस दिन नया नवेला याक खो गया था। नामग्याल अपने याक की खोज में ऊपर पहाड़ों पर चले गए थे। इसी दौरान नामग्याल ने वहां ऊपर पहाड़ियों में छिपे घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। नामग्याल ने याक को भूलकर नीचे आकर पूरी घटना की जानकारी निकट की एक भारतीय पोस्ट को दी। मैं इसी नाले में गया था। इसी नाले को ऊपर ढूंढते ढूंढते गया तो जब मैं ऊपर एक बकरी रखने की जगह बरारू बोलता है, एक खा बरारू एक जा बरारू, खा बरारू में पूछते हुए तो वहाँ कोई 6 बंदे नजर आए। मेरे को पत्थर ढूंढ रहा था, बर्फ भर रहा था। इंडियन आर्मी ने भी नामग्याल की इस खबर को गंभीरता से लिया और अगले दिन 3 मई को हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें यह तय होगा कि भारतीय पोस्ट पर कुछ और नए बंकर बनाकर पाकिस्तानी सैनिक कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। अब ये पूरा किस्सा समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना का ये 1-2 दिन या महीने का प्लान नहीं था। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेट्टी के अनुसार दशकों से इस पर काम चल रहा था। दरअसल 1984 में जब पाकिस्तान में जियाउल हक की हुकूमत थी तो भारतीय सेना ने सियाचिन की पहाड़ियों पर अपना तिरंगा फहरा दिया था और जियाउल हक इस बात का खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन अपने देश के लोगों के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। जियाउल हक को लगता था कि कहीं इससे पाकिस्तान में गुस्सा ना फूट जाए। सियाचिन पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद पाकिस्तान की आर्मी में एक अधिकारी था परवेज मुशर्रफ। उसने सबसे पहले जियाउल हक के सामने प्लान रखा कि जिस तरह से भारत ने सियाचिन पर अपना कब्जा लिया है, पाकिस्तान की सेना भी सर्दियों के समय उन्हीं पहाड़ियों पर जाकर फिर से कब्जा कर सकती है। इस पर जियाउल हक ने कहा कि क्या ऐसे में भारत कोई रिएक्ट नहीं करेगा।
तो मुशर्रफ ने कहा कि प्लान के अनुसार पाकिस्तान की सेना ऐसा करेगी तो कश्मीर के बॉर्डर पर फायरिंग तेज हो जाएगी और आतंकियों को कश्मीर में भेज दिया जाएगा, जिससे भारतीय सेना वहीं उलझकर रह जाएगी। लेकिन शायद जनरल जियाउल हक तब तक भारत की ताकत का अंदाजा लगा चुका था, लिहाजा उसने इस प्लान को ठुकरा दिया। इस बात की कसक जनरल मुशर्रफ के दिल में एक फांस की तरह चुभी रह गई। लेकिन 1998 को जब भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी बस सेवा शुरू करने वाले थे, तो ये बात भी परवेज मुशर्रफ को नामंजूर थी। लिहाजा तब परवेज मुशर्रफ और उनके गैंग्स ऑफ 4 यानी उनके 4 जनरलों ने उसी प्लान का थोड़ा रद्दोबदल करके असली जामा पहनाने की साजिश रच डाली। 3 मई को इंडियन आर्मी को जब इसका पता चला तो डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसे नकार दिया कि कब्जे वाली जगह उनकी आर्मी नहीं है। इसे कुछ इस तरह दिखाएगा जैसे कश्मीरी आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आरंभ में इंडियन आर्मी को भी यही लगा वह अपने स्तर पर मामले को सुलझा लेगी, इसके लिए छुटमुट कार्रवाई की, लेकिन हजारों फीट ऊपर बैठे पाकिस्तानी हावी हो चले। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। अंततः 19 मई को ऑपरेशन विजय की रणभेरी बज उठी। एक तरफ हाड़ कपा देने वाली ठंड, जिस्म को गला देने वाली बर्फ, दूसरी तरफ आधुनिक हथियारों से लैस हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठा दुश्मन। तब इंडियन आर्मी ने बोफोर्स तोप का सहारा लिया, जिसने देखते ही देखते इस युद्ध का रुख बदल डाला। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था, हमारी सेना को खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। उसके लिए दुश्मन के निशाने से बचना मुश्किल था। तोलोलिन पहाड़ी से लेकर टाइगर हिल तक हर एक पोस्ट पर हमारे सूरवीरों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों को मार खदेड़ा। कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज पर बन चुकी है। कहते हैं इस दौरान अटल जी ने कई बार नवाज शरीफ से फोन पर बात की, लेकिन नवाज शरीफ मुशर्रफ की भाषा बोल देता कि जो लड़ रहे हैं वह हमारे सैनिक नहीं है। असल में जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों देशों के दावे अपनी अपनी जगह होते हैं। इस कारण किसी भी तीसरे देश के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती किसकी है। जैसे अब रूस और यूक्रेन का युद्ध या 2 साल पहले हुआ अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच की लड़ाई, हमारे लिए मुश्किल होता है असल में गलती किसकी है। और युद्ध का सबसे बड़ा हथियार भी यही होता है, जो इस मानसिक युद्ध को जीत जाता है वही जमीन पर भी सफलता हासिल करता है। भारत ने भी इस युद्ध में समूची दुनिया में पाकिस्तान को गलत साबित कर दिया था। पाकिस्तान जहां भी जाता उसे वहीं से लताड़ मिल रही थी, चाहे G8 हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, मध्य एशिया के अधिकांश देश हो, हर जगह पाकिस्तान को गलत ठहराने लगे थे। नतीजा 26 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने भी इस युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर बर्फ का सागर लॉन्च कर दिया। लेकिन 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया, वहीं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए। इसके बाद भारत ने रणनीति बदली, लड़ाकू विमानों की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इन हेलीकॉप्टरों ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन इस दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसके बाद भारत ने मिराज विमानों, MiG-27, MiG-29, जगुआर जैसे युद्धक विमानों का इस्तेमाल इस युद्ध में किया, उन्हें मोर्चे पर लगाया। जैसे इन लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला, हमले किए। इन हमलों से पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। हालांकि कहा जाता है कि इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स LOC से आगे बढ़कर पाकिस्तान में हमला करने जा रही थी, लेकिन अटल जी का आदेश था कि LOC पार ना की जाए। इसी बीच कमाल ये हुआ कि 24 जून 1999 को सुबह करीब 8:45 बजे कारगिल में भीषण युद्ध चल रहा था। हर तरफ गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंज रही थी। इतने शोर के बीच भारतीय वायुसेना के एक जगुआर ने LOC के ऊपर उड़ान भरी। जगुआर का सिर्फ एक ही मकसद था, पाकिस्तानी ठिकाने पर लेजर गाइडेड सिस्टम से बमबारी करने के लिए टारगेट पर निशाना साधना, जिसके बाद पीछे आ रहे दूसरे जगुआर को टारगेट पर बमबारी करनी थी। लेकिन वो जगुआर अपने टारगेट से चूक गया और उसने पाकिस्तानी ठिकाने से पहले ही बम गिरा दिया। जिस ठिकाने को टारगेट बना जा रहा था वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ मौजूद थे। अगर उस दिन जगुआर का निशाना नहीं चूका होता तो हम मुशर्रफ और नवाज शरीफ के किस्से पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ रहे होते। खैर, एयरफोर्स के बाद नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार शुरू किया। इसके तहत वेस्टर्न नेवल कमांड और साउथ नेवल कमांड ने अरब सागर में पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया, यानी अब पाकिस्तान के बंदरगाहों पर कोई सामान का पोत नहीं आ सकता था। इस ब्लॉकेज की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की सप्लाई तक बंद हो गई। हालात ये हो गए कि उसके पास में 6 दिन का पेट्रोल बचा था। हर ओर से घिरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मदद के लिए अमेरिका भाग गया।
एक और शरीफ अमेरिका से मदद मांग रहा था, दूसरी ओर परवेज मुशर्रफ चीन से मदद की गुहार लगा रहा था। इसी दौरान चाइना में बैठा मुशर्रफ जब पाकिस्तान में जनरल अजीज से युद्ध का हालचाल ले रहा था तो उसकी बात को जासूस टैप कर रहा था। भारत ने इस टैप को नवाज शरीफ को भेज दिया। साथ ही इस टैप से पूरे विश्व में सार्वजनिक हो गया कि कारगिल में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी नहीं बल्कि आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। इस खुलासे के साथ पाकिस्तान की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ गई। 14 जुलाई को भारत ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सफल हो गया। करीब 70 दिन लड़ाई लड़ने के बाद पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे में ली गई कारगिल की तोलोलिंग, टाइगर हिल, मस्को घाटी की तमाम दुर्गम पहाड़ियों को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने हर चौकी को पूरी तरह से मुक्त कराया और 26 जुलाई को सेना ने युद्ध खत्म होने का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान की भयंकर पराजय हुई, उसकी आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण महंगाई बढ़ चली, राजनीतिक और आर्थिक संकट इतना बढ़ चला कि नवाज शरीफ को देश छोड़कर भागना पड़ा और इस योजना को अंजाम देने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। वहीं लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में हमने लगभग 527 बहादुर जवानों को खोया। 1300 से ज़्यादा जवान हमारे घायल हुए, लेकिन इस युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 पाकिस्तानी सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए और साथ ही इस युद्ध ने पाकिस्तान को 10 को पीछे धकेल दिया। आज 26 जुलाई है। ऑपरेशन विजय में मां भारती की रक्षा में बलिदान हुए हर एक रक्षक को रंग दे बसंती चैनल का वीरोचित नमन और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।